हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र के 14 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा लाशें रायगढ़ जिले के तलाई गांव से निकल रही हैं। अब तक इस गांव में 47 लोग मारे जा चुके हैं और 53 लोग मलबे में दबे हुए हैं। 7 महीने के छोटे छोटे बच्चों की लाशें निकल रही हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस गांव पहुंचे, लेकिन सबसे पहले हमारे रिपोर्टर यहां आए थे। इस गांव में आई तबाही इस सच में बहुत बड़ी है और तस्वीरें बहुत खतरनाक है। इस खूबसूरत गांव को देखने लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन पहाड़ गिरने से अब यह गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। पहाड़ के मलबे से निकली 7 महीने के बच्चे की लाश हृदय विदारक है। पहाड़ से कैसे तबाही आई और पूरे गांव को बहाकर ले गई। अब चारों तरफ मलबा ही मलबा बचा है, जिसमें लाशों की तलाश जारी है। ये रायगढ़ का वही गांव है जहां कल भारी बारिश के बाद एक पहाड़ टूटकर इस तलाई गांव पर मौत बनकर गिरा और पूरे के पूरे गांव को मलबे में बदल दिया। घर टूट चुके हैं, कई परिवार खत्म हो चुके हैं। बहुत से लोग मलबे में दबे हुए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जिन पहाड़ों के बीच गांव के लोग जी रहे थे, वही मौत बनकर उन पर टूट पड़ेगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, पहाड़ के मलबे में सब दब गए। 85 जिंदगी जमींदोज हो चुकी है और अब एक एक करके लाशें बाहर आ रही हैं। इस वक्त मैं महाड़ तहसील के तलिये गांव में, ये गांव जिंदा मलबे के नीचे दफन हो गया। यहाँ की तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब यहाँ पर तेज बरसात के दौरान पहाड़ टूटा तब किस तरह का मंजर यहाँ पर हुआ होगा। इस गांव में करीब 30 से 35 घर थे और करीब 70 से 75 लोग हादसे के दौरान उस समय यहाँ पर मौजूद थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 21 जुलाई के शाम 4 बजे के दरमियान तेज बरसात होने लगी। उस बरसात इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर लोग उस दौरान अपने घरों में ही थे। अचानक से पहाड़ से मलबा टूटकर इस गांव पर आ गिरा। कुछ लोगों ने इस मलबे की आवाज़ सुनी और वो गांव अपने घरों से बाहर निकले और बचने के लिए दूसरी तरफ भाग निकले, लेकिन जो लोग इस मलबे के आहट को पहचान नहीं पाए बरसात की तेज़ आवाज़ की वजह से, वो तमाम लोग इसी मलबे में बह गए। अब ये पहाड़ है, पहाड़ के ठीक लग कर ये गांव था और इस गांव में जो लोग अब बचे हुए हैं उनका कहना है कि जब मलबा टूटा उस दौरान पानी की रफ्तार और मलबे की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे थे गांव में, घर जो थे वो घर इस मलबे के साथ आगे उस खाई में बह गए। मौत के इस सैलाब में रायगढ़ सहित 7 जिलों में 82 गांव वालों की मौत हो चुकी है। मलबे से 23 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि 59 लोगों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में आए सैलाब में अब तक 136 की मौत हो चुकी है। मौत पर मरहम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। रायगढ़ में एनडीआरएफ की टीमें मलबे में लोगों की तलाश कर रही हैं। कौन, कहां और कितनी गहराई में डूबा हुआ है, इसकी खोज जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए अपनों के जिंदा होने की उम्मीद भी टूट रही है। अरे भाई आप सर ये कौन है अगर आप बता पाए? ये मेरी माँ है। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? तो ये सर कौन है? ये कौन है? ये कौन है सर? ये कौन है? ये मेरे भाई है। अच्छा, ये भाई साहब। हाँ, और ये भाई का औरत है मेरी। अच्छा, तो देखिए ये जो हमारे साथ शख्स मौजूद है उनकी ये माता जी हैं, ये लापता हैं। साथ ही में इनके ये भाई और उनकी पत्नी हैं, ये भी लापता हैं। इसी तरह से इनके परिवार के अन्य सदस्य भी लापता हैं। बेटा है और बेटी है। अच्छा, ये भी लापता है। ताई मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी यहाँ पर? शुक्रवार, बुधवारीच बोलले होते ते आणि गुरुवारी ते असं झालं। इनका कहना है कि बुधवार को बात हुई थी, उसके बाद सर आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप लोग एनडीआरएफ के लोगों से बात करें, स्थानीय प्रशासन से बात करें, तो वो कोई जगह पे नहीं है, कोई वो जगह पे नहीं है। सिर्फ उन्होंने घोषणा कर दी है 5 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, इधर कुछ दिख रहा है? आप ही देखो, आपको दिख रहा है किधर?
एनडीआरएफ है, पुलिस है, कोई सिस्टम है, बुलडोजर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो आएंगे 5 साल बाद आएंगे, वोट लेने के लिए आएंगे। अभी तो वोट देने के लिए कोई बचा ही नहीं उन्हें। सवाल ये कि तलई गांव का ये पहाड़ अचानक कैसे टूट गया। बारिश हर साल आती है, बाढ़ की स्थिति भी लगभग हर साल पैदा होती है, लेकिन पिछले 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पहाड़ का बड़ा हिस्सा इस तरह गिर जाए। हालांकि बारिश में छोटे मोटे पत्थर गिरते रहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ मौत बनकर गिर जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात को समझने के लिए इस गांव की भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप गांव की 2 तस्वीरें देखिए। बारिश से पहले मई जून में यह गांव कुछ ऐसा हुआ करता था। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच शांत और खुशनुमा माहौल में गांव के लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव में ज्यादातर कच्चे घर होने के बावजूद लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि गांव वालों को लगता था कि पहाड़ गांव वालों की रक्षा करेंगे। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं कि इस बार बारिश की तेज बौछार सहन नहीं कर पाएंगे और टूटकर ढह जाएंगे। इस मलबे से करीब 38 लोगों के शव को बाहर निकाला जा चुका है। साथ ही में अब भी 30 से 35 लोग इस मलबे में शायद जिंदा दफन हो गए हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा की जा रही है। साथ ही में वो लोग भी पहुंचे हैं जिनके परिजन अब तक नहीं मिल पाए हैं। इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन आ रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उनके अपनों का कुछ पता चल पाए। सामने आप जिस ब्लू जैकेट में जिस शख्स को देख रहे हैं वो भारतीय सेना में जवान हैं। उनके भी परिवार के 3 सदस्य हादसे के दौरान इस जगह थे। इनकी पत्नी, इनकी माता पिता, वो सभी लोग इस मलबे में जिंदा दफन हो गए हैं। उनके शव मिल चुके हैं, लेकिन जिस घर में ये रहते थे उनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। सामने आप देखिए, सामने किस तरह से इन घरों को इस टूटे हुए घरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हादसे के दौरान मलबे की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ होगी। साथ ही में पानी का बहाव यहाँ पर कितना तेज़ होगा। इस गांव के सिर्फ 5 से 6 लोग ही बचे हैं। पहाड़ कैसे गिरा, क्यों गिरा? इसका सीधा और सिंपल जवाब है भारी बारिश। पहली नजर में दिखाई भी यही देता है कि भारी बारिश के बोझ को पहाड़ सहन नहीं कर पाया और टूट गया। लेकिन कोई इस सवाल की चर्चा नहीं कर रहा कि एक विशाल पहाड़ पिछले कुछ वर्षों में इतना कमजोर हो गया कि इस बारिश को सहन नहीं कर पाया। इसका जवाब है पहाड़ से पेड़ों की कटाई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानों और मिट्टी को अपनी जगह से नीचे की ओर खिसकने की वजह से होती है। लेकिन पहाड़ों पर लगातार पेड़ों की कटाई और बारिश के कारण मिट्टी की परत कमजोर हो जाती है, जिससे पहाड़ कमजोर हो जाता है, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। तलिये गांव में हुए इस भीषण हादसे की वजहों को समझने के लिए आपको यहाँ की टोपोग्राफी समझना बेहद जरूरी है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति बताता हूँ। ये जो तलिये गांव है, सामने सह्याद्री के पर्वत हैं। इन पर्वतों के ठीक नीचे ये गांव बसा हुआ था। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस गांव पर कहर बनकर टूटा। बरसात के दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर इस पहाड़ से छोटे छोटे चट्टान और मिट्टी बहकर आते थे, लेकिन इस पहाड़ में बड़े बड़े चट्टानों के साथ साथ हजारों टन महीन मिट्टी भी है। जब भी बरसात होती है, खास तौर पे 21 जुलाई की शाम को जब तेज बरसात हो रही थी, उस दौरान इस पहाड़ का जो बाईं तरफ का हिस्सा है सबसे पहले वो टूटा और वहां से जो चट्टान है वो इस गांव के बाईं तरफ, ये जो अगर आप पोर्शन देखेंगे तो इस गांव के बाईं तरफ पहले चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा टूट कर गिरा। इस चट्टान की आवाज सुनने के बाद कुछ लोग जो इस समय इस गांव में थे, उन्होंने इस चट्टान की आवाज को सुना और अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल गए। लेकिन उसी दौरान बड़े तेज रफ्तार में बरसात हो रही थी और इसलिए लोगों को बरसात के शोर की वजह से इस चट्टान के गिरने की आहट नहीं पता चली और महज कुछ ही पलों में इस चट्टान का एक बड़ा सा हिस्सा नीचे इस गांव पर आ गिरा। इस पूरे मलबे के अंदर हजारों टन मिट्टी इस पहाड़ से टूटकर इस गांव पर गिरी थी। हादसे के दौरान घटना कितनी भयावह होगी उसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस चट्टान का मलबा इस पूरे परिसर में करीब 1 किलोमीटर परिसर में मलबा फैला हुआ है और अगल बगल के भी अगर आप पहाड़ देखेंगे तो इन पहाड़ों के नीचे भी कई सारे लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में हम कई सालों से देख रहे हैं कि अक्सर बरसात के दौरान पहाड़ों के नीचे रहने वाले लोगों की जान अक्सर खतरे में होती है। चट्टान घिसकने की
अक्सर घटनाएं होती है, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा यहाँ पर इस तरह की स्थितियों को सुधारने के लिए कभी कोशिश नहीं की गई। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भारत की करीब 15% भूमि पर भूस्खलन का खतरा है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहाड़ों के गिरने से पहले मिलने वाला अलार्मिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है। इसलिए पहाड़ के गिरने से होने वाली मौत के आंकड़ों को रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार मुआवजे के मरहम से मौत के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ तलई गांव में वो लोग मौजूद हैं जिनके अपने इस मलबे में शायद जिंदा दफन हो गए। सीधे उन्हीं से बात करते। सर, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से रहते, आपके परिवार के कौन लोग यहाँ पर थे? मेरी माँ एक होती, भाई का औरत, एक लड़का और एक लड़की। ये हमें सब परिवार यहाँ पे होता। मैं रहता पुणे में शिव दर्शन में। तो हम लोग को गुरुवार को रात को 8 बजे मालूम पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग आने जाने का चल कर रहा था, गाड़ी आने को मौका नहीं था। तो हम लोग अभी यहाँ से आया, मानगांव से आया, तो मिलेघाट से। आपका घर यहाँ पे कहाँ था? और वो झाड़ दिखता है ना, वो उसके सामने हुई। सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही हैं। अपनों को खो चुके लोगों के पास अब छत भी नहीं बची है और बारिश का दौर भी जारी है। लेकिन पेड़ों के कटने की वजह से पहाड़ों का कमजोर होना भी जारी है। फिलहाल रायगढ़ के इस गांव में अब चारों तरफ तबाही के निशान हैं। जमींदोज हो चुके मकान हैं, बिखरे सामान हैं और आंसुओं के सैलाब में डूबे लोग हैं। तबाही का सैलाब आया तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। रायगढ़ में बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा सहित राज्य के 14 जिलों पर आसमान से आफत बरसने का दौर जारी है। महाराष्ट्र सरकार से लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे महाराष्ट्र पर भारी हैं, इसलिए बारिश और बाढ़ से बहुत सावधान रहना होगा। आज दोपहर 12 बजे का वक्त 135 करोड़ हिंदुस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। ओलंपिक में कुछ वक्त के लिए भारत नंबर 3 पोजीशन पर भी आ गया था। पहले दिन ही भारत का खाता सिल्वर मेडल से खुला। मणिपुर की बेटी, देश की बेटी मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। मगर बात सिर्फ मीरा तक नहीं रुकेगी, बल्कि इस बार ओलंपिक में भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी बना सकता है। आज चांदी मिली। ओलंपिक में कौन कौन खिलाड़ी गोल्ड ला सकते हैं, कितने मेडल ला सकते हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। भारतीय महिला वेटलिफ्टर पदक ग्रहण करती हुई। ओलंपिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पहले दिन ही हिंदुस्तान ने पहला मेडल जीता हो। और लीजिए, टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही तिरंगा ऐसे शान से लहराया। इस सपने को साकार भारत की बेटी मीराबाई चानू ने किया है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा लिया। ये 2 कैटेगरी होती है, एक स्नैच जिसमें आप सीधा वजन उठाते हैं और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क, शोल्डर में उठाकर रखते हैं पहले कंधों पर, उसके बाद स्प्लिट करके। तो ये है उनका पहला, आप देख सकते हैं पहला प्रयास उनका था 84 का, और उसके बाद 87 और उसके बाद 89 पे उनसे वजन गिर जाता है और 89 पे। तो ये है। और अगर आप देखें हो यू, जो कि चाइना की जबरदस्त 8 किलो का फर्क था, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में जो था, इन दोनों के बीच ही टक्कर थी। पहला प्रयास जो था 88 किलोग्राम का था चीनी का, तो मीराबाई चानू ने 84 किलो। दूसरा प्रयास 92 किलो का, तो मीराबाई चानू का 87, और तीसरा प्रयास 94 का, तो मीराबाई चानू का 89। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखें तो 7 किलो का फर्क जो था इस स्नैच में आ चुका था, 7 किलो का फर्क। लेकिन अब बारी आई किस चीज की? बारी आई क्लीन एंड जर्क की। क्लीन एंड जर्क में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है मीराबाई चानू के पास 119 किलो का, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप पे लगाया था। लेकिन जब यहां पर बारी आई तो देखिए कि मुझे उम्मीद थी कि 7 किलो का कम से कम यहां पर जो फर्क है वो थोड़ा यहां पर कम कर सकते हैं, लेकिन चानू के लिए यहां पर बहुत मुश्किल थी, क्योंकि चीनी एथलीट जो थी, वेटलिफ्टर, वो काफी फर्क यहां पर बना चुकी थी। तो ये देखिए किस तरीके से पहले प्रयास में 109, तो मीराबाई चानू ने शुरुआत की 110 किलो से, और एक ही झटके में क्लीन एंड जर्क जो स्प्लिट करते हैं बड़े आराम से, बिना किसी झटके के, बिना किसी संघर्ष के उन्होंने इस वजन को उठाया। 109, 110, यानी कि 6 किलो का फर्क रह गया था गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बीच। उसके बाद
उसके बाद जो था दूसरा प्रयास था 114 किलो का, तो 114 किलो में उसके बाद उन्होंने उठाया 115 किलो। ये क्लीन एंड जर्क चल रहा है। इन दोनों का जो एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि दोनों का जो स्कोर जब ऐड होता है उसके बाद ये तय होता है कि कौन गोल्ड और कौन सिल्वर। और उसके बाद उन्होंने उठाया 210, जो चीनी एथलीट थी, जो वेट लिफ्टर, और उसके बाद चानू 202 किलो उठाने की 115 किलो में आई। और कहीं ना कहीं अगर जब आप देखेंगे तो आखिरी जो प्रयास था 117 का, उसमें नाकाम हुई। 210 किलो कुल उठाए चीनी एथलीट ने, जिनका नाम है हुई याहुई, और मीराबाई चानू ने उठाए 202 किलो। तो ये फर्क यहां पर था 8 किलो का, लेकिन ये 8 किलो का फर्क ये ना समझे कि बहुत बड़ा फर्क है, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि आगे आने वाले ओलंपिक खेलों में, जो कि 3 साल बाद पेरिस में है, वहां पर ये फर्क जो है हमें हो सकता है देखिए कि मीराबाई चानू जो है पाट जाए, यहाँ पे खत्म कर दे और गोल्ड मेडल ले ले, क्योंकि इतना दमखम मीराबाई चानू में है। चानू की जीत सिर्फ एक ओलंपिक मेडल की जीत नहीं है, बल्कि ये वो क्रांति है जो लाखों करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। चानू ने इस जीत को देश के नाम समर्पित किया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह से बदस्तूर कायम रहे। आपको और सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वैभव इंडिया टीवी से। मेरा सिल्वर मेडल, लास्ट टाइम इट वाज ब्रॉन्ज, इस बार सिल्वर मेडल। तो आप इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहेंगी? मैं ज्यादा नहीं कर सकती, बट बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये इस मेडल में हमारे सपने थे ओलंपिक में मेडल लेने का, सर का मेरा, बस दोनों के सपने थे, तो अब पूरा हुआ है हमारे सपने को। तो मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ ये मेडल से। और मेरा कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है जब इतनी मेहनत होती है। पिछले 5 साल बहुत मुश्किल रहे, तो कितना सेक्रीफाइस रहा पिछले 5 सालों में? सेक्रीफाइस मैंने बहुत किया है, मैंने घर नहीं गई, सिर्फ ट्रेनिंग में ही मैंने फोकस किया था। और जो भी हम प्लेयर्स को, तो उस खाने में भी बहुत सारे मेंटेन करना पड़ते हैं, वो सब मैंने बहुत सारी फूड मैंने नहीं खाई और सिर्फ ट्रेनिंग में ही मैं ज्यादा फोकस करती हूँ कि मुझे कुछ आगे जाके कुछ करना है, मुझे बहुत बड़ा प्लेयर्स बनना है, मेडल जीतना है। तो इसलिए मैंने 5 साल से मैंने 5 डे ही मैं घर गई थी, तो मैं बहुत कम घर जाती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस करने की। तो यही है मेरा सेक्रीफाइस। जिस वक्त चानू टोक्यो में मेडल का दम लगा रही थी, उस वक्त उनके घर पर पूरा परिवार, आस पड़ोस के सारे लोग टीवी के सामने चिपके बैठे थे। यही तस्वीर पूरे देश की थी। हाथ जोड़कर दुआओं का दौर लगातार जारी था। जैसे ही चानू ने मेडल जीता, पूरा देश खुशी से झूम उठा। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरा बहन है, इससे सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर, वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ। मैं एकदम बहुत खुश है। ऐसी तरह से तो सिल्वर गोल्ड लेने का हम उम्मीद था बहुत, तो लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। कोई बात, सिल्वर मेडल से इंडिया और मणिपुर के लिए इतना नाम कमाया, तो बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ ओलंपिक में ही चानू ने देश का नाम रोशन किया, बल्कि उनकी कामयाबी की लिस्ट बहुत लंबी है। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू पहली भारतीय वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता। इस बार वो पदक है सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू के नाम वो रजत पदक आता हुआ विमेन्स 49 किलो वर्ग स्पर्धा के अंदर। उनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक के इतिहास में मीराबाई सिल्वर जीतने वाली पीवी संधू के बाद दूसरी भारतीय महिला हैं। 2002 ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रचा था और उनसे जब भी चानू मिलती थी तो बस ओलंपिक की ही बात करती थी। मेडल का रंग 21 साल बाद चेंज हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी बैठ के मेरे साथ कंपटीशन देख रहे थे, तो जब मैं कंपटीशन देख रही थी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी एंड मुझे 100% यकीन था मेडल आएगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही थी। फाइनली हमारा मेडल आ गया है एंड हमारा जो वेट लिफ्टिंग की जो फैमिली में एक खुशी आई है, चाहे बेशक 21 साल बाद आई है। एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ अब नेक्स्ट ओलंपिक्स में इतनी लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।
एंड नेक्स्ट ओलंपिक में और भी कलर्स चेंज होंगे। मैम, पहला दिन और पहला मेडल, ये तो अपने आप में इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती थी? हाँ बिल्कुल, मैं कल भी सब लोगों को कह रही थी कि भी कल गुड न्यूज आएगा एंड वेट लिफ्टिंग इवेंट में आएगा एंड ये ओलंपिक्स के लिए बहुत ही एक खुशी का माहौल है। इस मेडल के साथ बाकी जो हमारे एथलीट है वो भी मोटिवेट होंगे और भी बहुत सारे मेडल आएंगे। लेकिन जब ओलंपिक मेडल आता है तो अपने आप में जितने भी 130 करोड़ भारतवासियों खुश हो जाते हैं। आपके लिए प्राउड मोमेंट है, सबके लिए प्राउड मोमेंट है। लेकिन जब उस स्पोर्ट्स में मेडल आता है जिसमें आप पहली महिला बनी थी भारत की मेडल जीतने वाली, तो उसमें खुशी क्या वो दुगनी बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल दुगनी होती है। देखिए, जिस वेट लिफ्टिंग जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर वेट लिफ्टिंग है तो कर्नल मल्लेश्वरी है और मीराबाई है, वेट लिफ्टिंग नहीं है तो हम भी नहीं है। जब हमारा स्पोर्ट आगे बढ़ता है, हमारा बच्चे आगे बढ़ चढ़ के मेडल लेते हैं, तो जो पीछे जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आना, मेडल्स आना, खुशी आना बहुत जरूरी है कि हमारा गेम को आगे बढ़ने के लिए। वो रिकॉर्ड टूटता है तो और ज्यादा खुशी होती है। पहला रिकॉर्ड आपके नाम, पहला मेडल आपके नाम, अब वेट लिफ्टिंग में दूसरा मेडल मीराबाई के नाम। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड बनते इसलिए टूटने के लिए, जितने टूटेंगे रिकॉर्ड्स उतने बच्चे इस स्पोर्ट में आगे आएंगे। इस मेडल के साथ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट कल्चर बदलने वाला है, बहुत सारी वेट लिफ्टर्स इसके साथ जुड़ने वाले हैं और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कोचिंग मिले तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मीराबाई चानू की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबने बधाई दी। चानू की जीत की तस्वीर पूरा देश बार बार देख रहा है। इस पल का जब भी जिक्र होगा, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल जाएगा। लेकिन चानू के लिए इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। पदक ग्रहण करती हुई, लेकिन इस बार वो पदक है सिल्वर। चानू का जन्म मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। चानू छोटे में तीरंदाजी में जाना चाहती थी। हालांकि उन दिनों मणिपुर की ही महिला वेट लिफ्टर कुंजू रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। बस चानू ने कुंजू रानी को अपना आदर्श मान लिया और देश को सिल्वर मेडल मिला। मीराबाई चानू के नाम वो रजत पदक आता हुआ विमेन्स 49 किलो वर्ग स्पर्धा के अंदर। लेकिन 2016 में रियो ओलंपिक में जो कुछ हुआ उसने चानू को अंदर से तोड़कर रख दिया था। रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के बाद चानू डिप्रेशन तक में चली गई थी, मगर उनके कोच, स्पोर्ट्स टीम ने हार नहीं मानी और चानू का पूरा साथ सरकार ने भी दिया। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां चानू को ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। अप्रैल में चानू की अमेरिका में स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें 75 लाख रुपए का खर्च आया और पूरा खर्चा सरकार ने उठाया। टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बात की थी, उनका मनोबल बढ़ाया था। जब टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा लेकर भारतीय खिलाड़ी चले तो खुद प्रधानमंत्री ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी। जब सरकार, प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों का साथ देते हैं तो उसका असर कितना दमदार होता है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी से समझिए। पहले जो स्पोर्ट्स को मेन इसमें नहीं लेते थे कि जो प्रधानमंत्री होते थे या खेल मंत्री होते थे, और भी मुद्दे होते थे उन लोगों के पास। लेकिन अब क्या हुआ, एक स्पोर्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे, खिलाड़ियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर वो कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उन लोगों को भी उतना ही प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसलिए बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं। ये जरूरी भी है कि जब आपके कंट्री के जो सबसे बड़े हाथ आपके सिर में है तो एक हिम्मत बन जाती है ऑटोमेटिकली। सिल्वर मेडल जीतने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने मीराबाई चानू को फोन किया, उनको बधाई दी, भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। पहले दिन चानू की जीत ने भारतीय खिलाड़ियों का जोश दोगुना कर दिया है। पहले दिन सिल्वर आया है, आगे जरूर गोल्ड आएगा। ये बहुत बड़ी सफलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। यानी कि ओलंपिक्स का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है।
टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन भारत के लिए कहां से गुड न्यूज आई वो भी देखिए, क्योंकि आज की जीत कल के मेडल का विश्वास है। मेंस हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। 25 साल बाद भारत टेनिस मेंस सिंगल के दूसरे राउंड में पहुंचा। सुमित नागल ने 6-4, 7-6, 6-4 से जीत दर्ज की। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स के पहले राउंड में सुतीर्था मुखर्जी और मनिका बत्रा विजयी रहीं। ओलंपिक में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मनिका बत्रा से भी बातचीत की थी। मनिका, मैंने देखा है कि आप अपने मैच में कभी कभी अपने हाथ पर तिरंगा पेंट करती है। इसके पीछे की सोच, अपनी प्रेरणा के बारे में जरा बताइए। हाँ जी, मतलब लड़की होने के तौर पे मुझे ये सब चीजें पसंद है, बट ऑल्सो कि इंडिया का फ्लैग अपने पास रखना कहीं पे, और स्पेशली जब मैं सर्विस करती हूँ खेलते हुए तो मेरा लेफ्ट हैंड मुझे दिखता है और वो इंडियन फ्लैग दिखता है नेल पे, तो वो चीज मुझे इंस्पायर करती है। इसलिए मेरा जब भी मैं कुछ इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ, कंट्री के लिए खेलना चाहती हूँ, तो मैं ये चीज रखती हूँ कि कुछ ना कुछ फ्लैग या कुछ इंडिया का कुछ भी मेरे पास दिल से जुड़ा रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन है, आप बच्चों को भी अपने खेल से जोड़ रही हैं। आपकी सफलता सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं बल्कि देश के सभी टेबल टेनिस युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। ओलंपिक में किन किन खिलाड़ियों से किन किन खेल से मेडल की उम्मीद है वो लिस्ट भी देखिए। रेसलिंग में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और दीपक पुनिया। बॉक्सिंग में मैरी कॉम और अमित पंघाल। बैडमिंटन में पीवी सिंधु। शूटिंग में मनु भाकर, सौरभ चौधरी और राही सरनोबत। टेनिस में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना। पुरुष हॉकी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शुरुआत चांदी से हुई है, जो अब सोने में जरूर तब्दील होगी। अफगानिस्तान के फ्रंट से एक नहीं आज कई वीडियो आए। तालिबान पर जबरदस्त बमबारी हो रही है। सिर्फ जुलाई में ही 3000 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है। लेकिन ग्राउंड पर हालात क्या हैं, तालिबान की लेटेस्ट लोकेशन क्या है, वो आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ पाएंगे। अफगानिस्तान में एक ही दिन में 262 तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ये लगमान प्रांत में हुई एयर स्ट्राइक की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। देखिए कैसे तालिबान के ठिकाने मिट्टी में तब्दील कर दिए गए। अलीशंग जिले पर हुए इस हमले में 20 तालिबान आतंकी ढेर कर दिए गए। ये कुंदूज में हुए ऑपरेशन के बाद ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। एक तालिबान कमांडर का शव पड़ा हुआ है। अफगान कमांडो फोर्स के इस ऑपरेशन में 10 तालिबान आतंकी मारे गए हैं। एयर सपोर्ट के साथ किए गए इस ऑपरेशन में तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें भी कुंदूज की हैं। अफगान फोर्सेस देखिए कैसे तालिबान का सामना कर रहे हैं। यहां एक छोटे से ट्रेंच यानी खंदक खोदकर तालिबान के अड्डों पर अटैक किया जा रहा है। एक फौजी अपनी राइफल खाली करने के बाद पीछे हटता है तो दूसरा सैनिक उसकी जगह ले लेता है। जंग लगातार चल रही है। अफगानिस्तान से ऑपरेशन के वीडियो लगातार मिल रहे हैं। तालिबान को मिल रही टक्कर से वो इतना बेचैन है कि अब कार बॉम्बिंग की कोशिश कर रहा है। कुंदूज के पास ही अफगान फोर्सेस ने विस्फोटक से भरी इस कार को उड़ा दिया। इसमें 2 आतंकवादी मारे गए। लेकिन तालिबान पहले से ज्यादा फैला है। अफगानिस्तान के ऐसे जिले जहां अब तक अफगान सेना की पहुंच नहीं हो पाई है, वहां तालिबान का कब्जा हुआ है। 14 जुलाई तक तालिबान का 1/3 अफगानिस्तान यानी 150 जिलों पर कब्जा था। अब अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तालिबान का कब्जा 215 जिलों पर हो चुका है।
clearly is a narrative out there. वहाँ बहुत साफ सा नजरिया बना है कि तालिबान जीत रहा है और सच यह है कि वो अपनी जीत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज के बारे में मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से करीब 200 से ज्यादा जिले हैं जो तालिबान के अभी कंट्रोल में हैं। The district centers are in Taliban control. Those districts which have fallen to us in the military. जो जिले तालिबान के कब्जे में आए हैं और जो फोर्स हमारे साथ आई हैं, ये बातचीत के जरिए हुआ है, ये जंग लड़के नहीं हुआ है। 8 हफ्तों में हमने 194 जिले जीते हैं, ये आसान काम नहीं है। 94 districts just in 8 weeks. अफगान फोर्सेस का ध्यान इस वक्त सबसे ज्यादा राजधानी काबुल पर है और यहां तालिबान को रोकने के लिए आम लोग सामने आ रहे हैं। ये काबुल के पास कोलदमन जिले की तस्वीरें हैं जो अफगान सेना का हौसला बढ़ा देंगी। आम लोगों ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। लोग जानते हैं कि तालिबान लौटेगा तो अफगानिस्तान ने जो पिछले 20 सालों में हासिल किया है वो सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये लोग तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में अफगान सेना की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही लोकल मिलिशिया के साथ हुई लड़ाई में तालिबान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। कापिसा प्रांत में हुई लड़ाई में तालिबान के लोकल कमांडर भी मारे गए हैं। तालिबान के इस वक्त 2 बड़े टारगेट हैं, एक है राजधानी काबुल और दूसरा है शहर कंधार। इन दोनों शहरों पर तालिबान नजर गड़ाए हुए बैठा है। दोनों शहरों को बचाने के लिए अफगान का लोकल मिलिशिया कई वॉर लॉर्ड सेना के साथ आ गए हैं। The district centers are in Taliban control. It's about half of the 419. अफगानिस्तान के करीब आधे जिले तालिबान के कंट्रोल में हैं, लेकिन अफगानिस्तान के जो 34 सूबे हैं, जो प्रांत हैं, उस पर तालिबान का पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। लेकिन इनमें 17 प्रांत हैं जहां तालिबान से सीधे जंग चल रही है और उसका दबाव भी बन रहा है। And what they're trying to do is isolate the major population centers. हेलमंद से आया वीडियो देखिए, यहां आम लोग कैसे तालिबान को रोके हुए हैं। हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में एक बड़ा सूबा है और यहां तालिबान और सेना के बीच जंग चल रही है। अब इसमें अफगान सेना को मिल रही लोकल सपोर्ट को देखकर तालिबान भी परेशान है। Afghan wants a civil war, including me. And अफगानिस्तान में कोई गृह युद्ध नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। मेरे ख्याल से सभी अफगान लोगों को साथ आना चाहिए और सहिष्णुता दिखानी चाहिए। अगर कोई चाहता है कि वो पश्चिमी देशों में जाकर पनाह ले क्योंकि अफगानिस्तान गरीब है और यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब है, यहाँ की जिंदगी अच्छी नहीं है, तो ये उन लोगों पर निर्भर करता है। Standard is not so high, so that is up to them. तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका ने कई जगह हमले किए हैं। ज्यादातर हमले कंधार के पास हुए हैं, जिसके बाहर ही तालिबान ने मोर्चा संभाला हुआ है। रिपोर्ट्स है कि इन हमलों में अमेरिका अपना सबसे बड़ा बॉम्बर विमान B-52 का भी इस्तेमाल किया। ये ऐसा बॉम्बर है जो कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस से उड़ान भरने के बाद 2000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है। B-52 लंबी दूरी के बड़े हवाई हमले में इस्तेमाल किया जाता है। B-52 बॉम्बर 30,000 किलो बम लेकर उड़ सकता है और ये ऐसे लेजर और GPS गाइडेड बम से लैस होता है जो तालिबान के ठिकाने पर 1 मीटर के दायरे में अटैक कर सकते हैं। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोन पर बात हुई है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि वो अफगान सरकार की हिफाजत करेगा। इन रिपोर्ट्स के साथ ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका तालिबान के ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है। आप जानते हैं कि हमारा फोकस क्या है, वो ये कि हिंसा और आतंकवाद अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं आना चाहिए और हमें इसके लिए जो करना चाहिए वो करेंगे अगर ऐसा होता है तो, ताकि अफगानिस्तान में अल-कायदा ठिकाना ना बना पाए। और हम इसके लिए तालिबान से उम्मीद करते हैं कि वो हमसे किया वादा निभाएगा। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हम लगातार इस बात को देखते रहेंगे कि ऐसी ताकत बरकरार रखेंगे जिससे ऐसे खतरे पैदा ना हो। We will maintain the over-the-horizon capabilities to be able to address this threat or any threat if it emerges. अमेरिका की सेनाएं अभी पूरी तरह अफगानिस्तान फोर्सेस का साथ नहीं दे पा रही हैं और इसकी वजह है तालिबान के साथ उसकी ढील। अब तक बड़े ऑपरेशन करने वाले अमेरिका की 95% फोर्स अफगानिस्तान छोड़ चुकी है और अमेरिका का आखिरी सैनिक अगस्त 31 से पहले अफगानिस्तान की जमीन छोड़ देगा।
अभी अमेरिका के करीब 650 सैनिक ही अफगानिस्तान में बचे हैं और वो अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तालिबान को अशरफ गनी मंजूर नहीं है और वो किसी भी हालत में इस सरकार को ढाहना चाहता है। Not want reconciliation, but they want surrendering. They want come. अफगानिस्तान की जो सरकार है वो सुलह बिल्कुल नहीं करना चाहती, वो सरेंडर करना चाहती है। वो कहते हैं कि आओ सीजफायर करें और फिर हम ही सरकार में बने रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। ये जरूरी है कि सभी अफगान लोग एक नई सरकार के लिए तैयार हों और वो अभी काबुल में बैठे सरकार की जगह ले। वो सरकार हमें मंजूर होगी और अफगानिस्तान के लोगों को भी। And that government will be acceptable to us and to other Afghans. तालिबान ने अफगानिस्तान में शांति के लिए जो शर्त रखी है उसमें कहा गया है कि अशरफ गनी को राष्ट्रपति पद से हटना होगा ताकि नई सरकार बनाई जा सके। क्या अमेरिका की सरकार इसे अफगान लोगों के हित में देखती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति और उनकी सरकार अफगानिस्तान की लीडरशिप के साथ है, जिसमें अशरफ गनी भी हैं। और हमारा मानना है कि एक राजनीतिक हल ही अफगानिस्तान में शांति ला सकता है, लेकिन हम वहाँ की सरकार की मदद करते रहेंगे, चाहे वो मानवीय हो, सुरक्षा की बात हो, ट्रेनिंग हो, और हम अफगान के लोगों की हिफाजत करने के लिए लगातार उनका साथ देंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। फिक्र की बात इसलिए है क्योंकि कई जगह अफगान फोर्सेस को सपोर्ट ना मिलने की वजह से पीछे भी हटना पड़ा है। इसी वजह से हेलमंद के मरजा और गर्मसीर जिले तालिबान के हाथों में जा चुके हैं। काबुल और कंधार के अलावा अफगानिस्तान के बाकी इलाके जहां तालिबान से अफगान फोर्सेस का सीधा आमना सामना है, वो जगह है हेलमंद, कपीसा, कुंदूज, ताखर, बदखशा, लोगार और जौजान। पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त जंग ही चल रही है। वहीं उत्तरी अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए लगातार कोशिश चल रही है और तालिबान को काउंटर करने के लिए उत्तर में 3 सीमाओं पर जबरदस्त तैयारी की गई है। उत्तर में अफगानिस्तान के 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जहां तालिबान के खिलाफ पहरा कड़ा कर दिया गया है। पहला बॉर्डर है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान और तीसरा तजाकिस्तान। इनमें अफगानिस्तान की सीमा सबसे बड़ी तजाकिस्तान से ही लगती है। 1300 किलोमीटर से भी बड़ा बॉर्डर है, इसलिए इनमें तजाकिस्तान सबसे ज्यादा अलर्ट हो गया है क्योंकि तालिबान ने हमेशा इस रूट को अपने ड्रग ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया है। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए तजाकिस्तान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसमें तजाकिस्तान ने अपनी टैंक पावर दिखाई है, अपने अटैक हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट दिखाई है, बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों सैनिकों वाली फौज का प्रदर्शन किया है। तजाकिस्तान की फोर्स रात में एक्सरसाइज कर रही है ताकि बॉर्डर पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। ऐसी एक्सरसाइज रूस और उज्बेकिस्तान भी कर रहे हैं। जाहिर है मध्य एशिया के सभी देश तालिबान को लेकर आगाह हो गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का मतलब है कि मध्य एशिया भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो सकता है। गए थे जान बचाने, खुद की जान के लाले पड़ गए। ये कहावत कहां सच हो गई, इसकी हैरान करने वाली तस्वीर बस 5 मिनट के ब्रेक के बाद। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।